प्यारे छात्र छात्राओं, अभी आप हिंदी वर्ग में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर विचार करेंगे। तो मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसी दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर के साथ आप जानते हैं कि परीक्षा एकदम नज़दीक आ गई है। इस कारण मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर डिस्कस भी कर दें। आपको मॉडर्न एटम बम तो दिया ही गया है, वो आप लेकर पढ़ ही रहे हैं। अलग से भी कुछ बता दिया जाए, इसी को ध्यान में रखकर अभी आप लोगों को अलग से थोड़ा बताया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग VVI प्रश्न कहते हैं वो। तो यहाँ पर आपको बता ही दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो गेस पेपर है मॉडर्न एटम बम जो है, वह वास्तव में काफ़ी सोच समझकर बहुत सावधानीपूर्वक लिखा गया है। बहुत सोच समझकर उसमें प्रश्नों का चुनाव किया गया है। इसीलिए आप उसके सारे प्रश्नों को ध्यान से ही पढ़ेंगे। उसमें से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो आपको यहाँ पर रखा गया है और उस पर हम हल्की हल्की चर्चा कर देंगे। विशेष तौर पर आप उन प्रश्नों को देखेंगे, किताब में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो पढ़ने में पूरा बन पाएगा नहीं, हम बोल रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। यही बात आपको दूसरे रूप में सुनाई जा रही है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और यथासंभव आप इसको देखने का भी काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है। आप जानते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वह 5 नंबर का होता है। 5 नंबर के प्रश्न में आपको गद्य और काव्य यानी पद्य दोनों से दिया जाता है। गद्य के विषय में चर्चा बाद में की जाएगी और अभी काव्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो काव्य में आप देख रहे हैं कि 5 नंबर का जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें पहला प्रश्न है तुलसी के पदों का सारांश या भक्ति भावना। ऐसा पूछा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि भक्ति भावना का वर्णन करें, कभी कभी पूछ देता है तुलसी के पदों का सारांश लिखें। जो भी हो, आपको यही लिखना है। इसमें कवि ने अपने भक्ति भावना का चित्रण किया है, अपनी भक्ति भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वह सीधे तौर पर प्रभु श्री राम से अपना दुख दर्द नहीं बताकर माँ सीता के माध्यम से अपना संदेशा प्रभु श्री राम तक पहुँचाना चाहता है। विनय पत्रिका में जो भक्ति है उसका यही रूप है। यह जो पद है, ये पद आपको विनय पत्रिका से लिए गए हैं। विनय पत्रिका में सारे के सारे पत्र संप्रेषित माध्यम से किए गए हैं, यानी सीधे तौर पर कभी प्रभु श्री राम से अपना दुख दर्द नहीं सुनाकर किसी न किसी के माध्यम से सुनाते हैं, संवाद के माध्यम से सुनाते हैं। इसीलिए उसका नाम है विनय पत्रिका। यहाँ माँ सीता से वह अपना दर्द दुख दर्द सुनाते हैं कि हे माँ सीता, मेरा दुख दर्द प्रभु श्री राम को सुना देंगे और प्रभु श्री राम यदि एक बार मेरा दुख दर्द सुन लेंगे तो फिर मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और इसके दूसरे पद में कवि ने बताया कि वह भक्ति के भूख का भूखा है, भक्ति का भूखा है। वह प्रभु श्री राम की भक्ति का जन्म से ही भूखा भिखारी है और उस भूख मिटाने के लिए प्रभु श्री राम के दरबार में सुबह सवेरे ही हाजिर हो जाता है कि प्रभु श्री राम का ध्यान उस पर पड़ेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। यह सच है कि कलयुग बड़ा कराल है, भयानक दुख दर्द है। इसमें जितनी योग्यता होती है उससे ज़्यादा अपेक्षा होती है।
लेकिन इस कलयुग में भी साधु संत स्वभाव के कुछ लोग हैं जो प्रभु श्री राम को प्रिय हैं, और वे प्रभु श्री राम को जब सुना देंगे मेरे विषय में दुख दर्द, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चित रूप से प्रभु श्री राम मुझे भक्ति का खीर खिला देंगे, सुधा पान करा देंगे, जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। इस तरह दोनों पदों में कवि ने अपनी निर्मल निश्चल निशेष भक्ति का चित्रण किया है। सच्चा भक्त होता है वही जो अपने आप को सर्वतोभावेन प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, अपने आप को दलित द्राक्षा के समान निचोड़ कर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। इसी तरह का अर्पण दिखाई पड़ता है इस दोनों पदों में। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ये सब आप लोग गैस पेपर के माध्यम से धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से मेरी बात सुनना है और इसको ध्यान से देखते रहना है। ये दोनों पदों का आपको सारांश इस तरह दिया है। दोनों पदों का जो सारांश है वही तुलसीदास की भक्ति भावना है। अब इसके बाद आप दूसरे प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है भूषण की कविता का सारांश। आप जानते हैं कि भूषण की कविता का नाम है कवित्त, और भूषण के दो आश्रय दाता थे। एक आश्रयदाता शिवाजी और दूसरे आश्रयदाता छत्रसाल। एक में उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है और दूसरे में उन्होंने छत्रसाल की वीरता का वर्णन, अर्थात छत्रसाल की जो तलवार है वही छत्रसाल की वीरता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शिवाजी की वीरता के क्रम में उन्होंने शिवाजी को किसके समान बताया है और उनके विरोधियों को किसके समान बताया है। आपने पढ़ा होगा, इंद्रजिमी जम पर बारिव सुअम पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, जौ सस बाह पर जौ सास बाह पर विद्युराज है। तो इस तरह जो आपने पढ़ा इसको यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लिख दिया गया है कि किसके समान शिवाजी थे और किसके समान शिवाजी के दुश्मन थे। और जिस प्रकार इंद्र यम पर भारी पड़ता है उसी प्रकार शिवाजी भी अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। और छत्रसाल की वीरता की बात जब है तो छत्रसाल की वीरता का वर्णन उसकी तलवार के माध्यम से दिया गया है। तलवार प्रलय काल के सूर्य के समान निकलते ही चारों ओर चकाचौंध फैला देती है। दुश्मनों के हाथियों के समूह जो घने अंधकार के समान हैं पल में काट कर गिरा देती है, वह तो नागिन के तरह दुश्मनों के गले में लिपट कर उसका काम तमाम करती फिरती है। वह तो भगवान रुद्र को मुंडमाल चढ़ा कर उन्हें भोग लगाती फिरती है। बड़े बड़े वीर बांकुरे दुश्मन की गर्दन को काट कर कालिका को वह भोग लगाने का काम करती है। इस तरह आपने देख लिया कि इस कविता में कवि ने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, जिसको आप गेस्ट पेपर में देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 3 में तुमुल कोलाहल कलह कविता का सारांश, जिसका डिटेल में आप यहाँ पर देख रहे हैं। मॉडर्न टर्म बम में प्रश्न संख्या 11 पर है। मॉडर्न टर्म बम आपको देखना ही पड़ेगा। इस कविता का सारांश है। इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद छायावाद के बड़े कवि हुए। यह कविता कामायनी से ली गई है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण काव्य रचना है, महाकाव्य है।
और उसी महाकाव्य से यह तुमुल कोलाहल कलह कविता ली गई है, जिसमें श्रद्धा और मनु के माध्यम से स्त्री पुरुष मनोभाव को स्पष्ट करने का, खासकर यहाँ पर नारियों के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरुषों के जीवन में नारियों का क्या योगदान है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरुषों के तपते जीवन में नारियां किस तरह अपनी शीतल छाह से, अपनी शीतलता से, अपनी मुस्कान से उसमें एक नई ऊर्जा भरने का काम करती है। पुरुष का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, तपती आग की तरह होता है, मरुस्थल की तरह होता है, सूखे बंजर वीरान की तरह होता है, और नारियां उसमें नई शक्ति का संचार करने का काम करती है, उस तप्त के भीतर शीतल छां का काम करती है। वह मरुस्थल में मरुद्यान का काम करती है, जो कई दिनों से एक पल की नींद के लिए बेचैन है, उसको गहरी नींद सुला देने वाली एक सुंदर दवा की तरह काम करती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, कर्म कोलाहल में फंसे पुरुष के लिए नारी हृदय की बात अत्यंत कोमल शीतल हवा की तरह होती है। इस प्रकार आपने इस कविता को देखा कि कवि ने इस कविता के माध्यम से पुरुषों के तप्त जीवन में नारियों के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नारियां अपने शीतल छाह के माध्यम से पुरुषों के तप्त जीवन को शांत करने का काम करती है, उसमें नई ऊर्जा भरने का काम करती है। इस तरह मनुष्य की संचारिका, पुरुष की संचारिका वृत्ति नारी होती है। अब अगला आप प्रश्न देख रहे हैं, पुत्र वियोग। इस पुत्र वियोग पाठ को भी डिटेल में आप पढ़ेंगे मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 12 पर। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी छावाद काल की ही कवयित्री रही हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह छावाद के अन्य कवियों से थोड़ा अलग हटकर है। अलग हटकर कहने का मतलब यह कि इसमें देशभक्ति की भावना तो कूट कूट कर भरी हुई है ही, प्रेम के नाम पर इनकी रचनाओं में पुत्र प्रेम अधिक दिखाई पड़ता है। देशभक्ति की भावना के साथ साथ देश प्रेम और पुत्र प्रेम, परिवार प्रेम इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी रचनाओं में सरलता है, कहीं भी कोई अस्पष्ट भाव नहीं है, प्रतीकात्मकता नहीं है। बिल्कुल सरल सीधे शब्दों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने अपनी बात रखने का काम किया है। यहाँ पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने पुत्र के मरने के वियोग का चित्रण किया है, और वह वियोग केवल कवयित्री का वियोग नहीं, बल्कि वह वियोग हर एक पुत्रहीन माता का वियोग है। किस तरह पुत्र के बिना माता का हृदय छटपटाता रहता है। संसार में माँ को एक तरफ सारी सुख सुविधाएं दी जाए और दूसरे तरफ पुत्र का प्रेम दिया जाए, तो माँ पुत्र प्रेम को ही स्वीकार करेगी, सारी सुख सुविधाओं को वह तिलांजलि दे देगी, क्योंकि पुत्र उसके जीवन का खिलौना होता है, उसके जीवन का छौना होता है। उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए माँ न जाने कितने देवी देवताओं की मन्नतें मांगती है, उन्हें ये दूध बतासा चढ़ाने का काम करती है, उनके लिए वह क्या क्या नहीं कष्ट झेलती है, और तब उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और वह पुत्र नहीं रहने पर उसका जीवन ही बेकार हो जाता है, नीरस हो जाता है, सूना हो जाता है। इस तरह आपने जान लिया कि इसके माध्यम से कवयित्री ने अपने पुत्र के वियोग का चित्रण किया है और दिखाया है कि
और सारे संबंध महत्वपूर्ण हैं। जैसे पिता पुत्र का संबंध बढ़िया है, भाई बहन का संबंध बढ़िया है, लेकिन काल क्रम से पिता पुत्र को भूल जाते हैं, बहन भाई को भूल जाती है, लेकिन माँ बेटे को कभी भूल नहीं पाती है। इसलिए कि माँ और बेटे का संबंध 24 घंटे का होता है, दिन रात का होता है। एक पल के लिए भी वह उसे भूल नहीं पाती है। ऐसे पुत्र को भूलना माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह आपने पुत्र वियोग कविता को देख लिया। अब अगली कविता आप देख रहे हैं उषा। उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण, जादुई वातावरण का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बताया है कि उषा तो जादूगरनी है। जैसे जादूगर या जादूगरनी अपने दर्शकों को तरह तरह का खेल दिखाकर मनोरंजन करती है या करते हैं, ठीक उसी तरह प्रातः काल में उषा जादूगरनी तरह तरह का खेल दिखाती है। प्रातः काल का नभ एकदम भोर के तरह नीला है, शंख के तरह है, राख से लिपा हुआ चौका है। भोर का नभ सुगंधित लाल केसर के तरह है, काले स्लेट पर लाल खड़िया के घसने के तरह है। नीले जल में गोरी नायिका नहाती है, उसी तरह जल में सूरज की किरणें थरथराती हुई दिखाई पड़ती है। इस तरह पूरी कविता में कवि ने उषा काल का बड़ा सुंदर मनोरम अद्भुत चित्रण किया है। यही है आपका उषा काल। इसमें आप देखेंगे, गौर करेंगे, कवि ने प्रयोगवादी शैली में छायावादी भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। छायावाद प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत रहा है। पूरा का पूरा छायावाद में सौंदर्य के प्रति तीव्र आकर्षण दिखाई पड़ता है। वैसा ही तीव्र आकर्षण इस कविता में दिखाई पड़ता है, लेकिन शैली प्रयोगवादी है। तो इस तरह कवि ने यानी शमशेर बहादुर ने छायावाद के साथ प्रयोगवाद को मिला दिया है, या प्रयोगवाद के साथ छायावाद को मिला देने का काम किया है। यह वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी कलात्मकता है, जिस कलात्मकता का परिचय कवि ने यहाँ दिया है। और फिर अंत में आप अगली कविता देख रहे हैं, अधिनायक। अधिनायक कविता के कवि का नाम रघुवीर शाह है। यह भी आपको प्रयोगवादी कवि है। इस कविता में कवि ने वर्तमान गणतंत्र जो हमारा देश है, हमारा जो देश प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी गणतंत्र के क्षेत्र में राजनीतिक जो भ्रष्टाचार आया, उस भ्रष्टाचार पर कवि ने यहाँ बड़ा तीखा व्यंग किया है। प्रजातंत्र में देश का वास्तविक शासक अधिनायक नागरिक होते हैं, आम नागरिक होते हैं, आम जनता होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह कह लीजिए, इन नेताओं के चक्रचाल, इन नेताओं के षड्यंत्र के कारण देश का जो वास्तविक अधिनायक है, वह अधिनायक आज सेवक के रूप में दिखाई पड़ता है, और जो सेवक यानी नेता मंत्रीगण वे अधिनायक बने हुए हैं। ये आम नागरिक जो देश के भाग्य विधाता हैं, इतने दुर्बल कमजोर हैं कि उनको आदर के साथ आज कोई नाम भी नहीं लेता है। और ये सेवक राजा बनकर, भाग्य विधाता बनकर राजसी सवारी करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ इन्हें सलामी दी जाती है, तरह तरह का सम्मान दिया जाता है।
और सम्मान देने वाले कोई और नहीं यहाँ के आम नागरिक। और यह भी ध्यान रखा जाए कि ये आम नागरिक इन्हें आदर के साथ सम्मान नहीं देते हैं, डर के कारण इनका जय जयकार करते फिरते हैं, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं के अंदर है। नेता, मंत्री, पुलिस, बदमाश सब इन्हीं के अंदर हैं। या जिसको चाहें, जैसा चाहें वे करवा सकते हैं। इसी कारण, डर के कारण लोग इनका जय जयकार करते फिरते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि आज़ादी के बाद प्रजातंत्र में क्या भ्रष्टाचार आया, क्या व्यतिक्रम आ गया है, राजनीतिक भ्रष्टाचार कितना अपने विकराल रूप में है, उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इसके बाद आप देख रहे हैं हार जीत कविता। इस हार जीत कविता के कवि का नाम अशोक वाजपेयी। यह कविता वास्तव में गद्य कविता है, यानी गद्य के रूप में कविता लिखी है। इस कविता में भी वही बात कही गई है कि आज हमारा नेता, मंत्री, शासक, राजा इतना निरंकुश हो गया है कि वह किसी भी काम के लिए जनता से कोई परामर्श नहीं ले पाता है, यानी लेता है। अपने मन से वह जो मन आता है वह करता है, यानी मनमानी करता है। और जनता को जो आदेश देता है वह जनता ईमानदारी से कर देती है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। ये युद्ध में सैनिकों को भेज देते हैं बिना किसी सूची में कि कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक वापस हुए, किसी को पता नहीं। इनके द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हमारे सैनिक जीत गए हैं, उस जीत का उत्सव मनाना है। नागरिक आंख मूंद कर उत्सव की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक बूढ़ा मशक वाला है जो वास्तविकता को जानता है, यथार्थ को जानता है, वह कहता है कि नहीं, तुम्हारा राजा जीता नहीं है, हारा है। और हार का वह जश्न मना रहा है। और एक बार नहीं, अनेक बार वह हारा है। हर बार वह हारने पर इसी तरह जीत का जश्न मनाता है, विजय उत्सव मनाता है। इस बार भी इसी तरह वह कर रहा है। इस बार भी हार गया और वह विजय उत्सव मना रहा है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। इस तरह इस कविता में भी कवि ने निरंकुश राजाओं के ऊपर बड़ा तीखा प्रहार किया है। और अंतिम है गांव का घर कविता, जिस कविता में कवि ज्ञानेंद्र पति ने पुराने समय के गांव और नए समय के गांव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुराने समय में यह बात ठीक है, गरीबी थी, अशिक्षा थी, लेकिन बहुत अधिक शांति और प्रेम भाव था। आज के समय में सुख के साधन बहुत अधिक लोगों को हो गए। गांव में भी बिजली पहुंच गई है, गांव में भी शहर की सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन गांव का आदमी बेचैन हो गया है। अब गांव में भी ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव के लोग भी अब पवित्रता में जीवन नहीं जी पाते हैं, बल्कि शहर में जो हॉस्पिटल है, शहर में जो चिकित्सा है और शहर में जो अदालत है, उसके दुर्गंध से वे प्रभावित होते हैं, यानी उसके चक्कर में वे पड़े हुए हैं। यानी गांव का आदमी आज जर्जर है इसी दवा के चक्कर में या अदालत के चक्कर में। यानी ये लोग आपस में न स्वस्थ रह पाते हैं और न चैन से रह पाते हैं। इस तरह कवि ने दोनों, यानी पुराने समय के गांव और नए समय के गांव का तुलनात्मक चित्रण कर दिया है कि पुराने समय का गांव गरीब था, अशिक्षित था,
लेकिन चैन में था। वहाँ के पंच परमेश्वर होते थे, आपस में लोग लड़ते झड़ते नहीं थे। आज के गांव में सारे सुख साधन हैं, लेकिन आज का गांव चैनहीन है, बेचैन सा दिखाई पड़ता है। इस तरह आपने कविता वाले भाग के सारे अंशों को देख लिया। विशेष तौर पर फिर आपको कहा जा रहा है कि विशेष तौर पर आप गेस्ट पेपर देखेंगे, गेस्ट पेपर से आप तैयारी करेंगे। और आपको एक बार फिर हम बता देते हैं कि पूरे गेस्ट पेपर यहाँ पर जो आपको बताया गया वह ऊपरी तौर पर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो तो बता दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ अन्य प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। उन प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि गेस होता है, गेस क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए कि वह एक अंदाजा है। अंदाज हम लगाते हैं कि कौन कौन प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा का सारा प्रश्न हम भगवान तो है नहीं जो कर देंगे, इसीलिए आपको गेस्ट पेपर पढ़ना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। यहाँ पर हमने एक अंदाज से आपको दिया है, एक अनुभव साझा किया है। तो इस तरह परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया आप अंक लाएं। इसी शुभकामना शुभाशीष के साथ यह पाठ समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।